जी नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो है वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण। यानी हमें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है सदिशों के विश्लेषण के बारे में, यानी सदिशों का हमें विश्लेषण करना है, सदिशों को पढ़ना है, ठीक है। जो कि फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसका फिजिक्स में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो हेडिंग बनाइएगा, इसमें सबसे पहले वेक्टर यानी सदिश क्या है, सदिश किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं यानी भौतिक राशियां हैं, दिशा के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। वहाँ दिशा का कोई रोल यानी डायरेक्शन की कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर कहिए कि उसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो ऐसी राशियों को हम स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि स्पीड है, यानी किसी वस्तु की चाल। हमने कहा हम अपनी बाइक को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं, यानी हमारी बाइक जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। वो किसी भी दिशा में चल रही हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वर्क है, कार्य यानी कार्य, वो भी क्या है आपका अदिश राशि है। इसमें भी दिशा का कोई महत्व नहीं होता, यानी उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेक्टर, यानी हमको आज क्या पढ़ना है? वेक्टर पढ़ना है, सदिश पढ़ना है। तो सदिश किसे कहते हैं, चलिए उसको हम समझ लेते हैं आज, ठीक है ना। तो देखिएगा, सदिश जो एक टॉपिक है आपका ना, ये फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये, और बच्चों के दिमाग में ये टेंडेंसी बन जाती है कि जो वेक्टर है ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, इसलिए बच्चे थोड़ा इससे दूर भागते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम आज वेक्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सदिश को किससे निरूपित करते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, और फिर उसके बाद हमको पढ़ना है मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन वेक्टर, यानी वेक्टर में जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं। एक बात जान लीजिए आप, जो कि वेक्टर होता है ये सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है। यानी जो सिंपल मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके रूल को ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। इसका खुद का अपना अलग रूल होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है वेक्टर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये सदिश क्या होता है, ठीक है। उसके पहले डिफिनेशन समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि फोर्स, हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया, फोर्स, जिसको हम कहते हैं बल। अगर ये बल जो है, अगर हमें किसी वस्तु पर बल लग रहा है और उसको पूर्णतः एक्सप्लेन करना है, विस्थापित करना है। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, इस पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो जैसे हमने कहा इस पर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो सवाल ये उठता है आप इस मार्कर पर 1 न्यूटन का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाए हैं? लेफ्ट साइड में लगाए हैं या राइट साइड में लगाए हैं, या अपवर्ड डायरेक्शन में लगाए हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाए हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन में लगाए हैं। यानी इस फोर्स को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब केवल मैग्नीट्यूड बता देने से फोर्स को आप पूर्णतः एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या फिर केवल दिशा बता करके आप पूर्णतः उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यानी दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यही तो डिफिनेशन है वेक्टर की। वेक्टर की डिफिनेशन क्या है? वे राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, मतलब पूरी तरह उसको एक्सप्लेन करने के लिए, किसी के समक्ष वेक्टर की पूरी तरह एक्सप्लेनेशन देने के लिए
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़े तो ऐसी राशियों को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वे राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो उसका आंकिक मान होता है, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है तो ऐसी राशियों को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, पर इसमें एक छोटा सा अपवाद है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होती है पर वो वेक्टर नहीं होती हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, इसको हम स्केलर मान लेते हैं। हालांकि ये ना तो वेक्टर होता है ना तो स्केलर होता है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, स्केलर ही मानकर इसकी स्टडी करते रहते हैं। तो हम अभी आज टेंसर पर कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि टेंसर आज का हमारा कोई टॉपिक है नहीं, हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर को। ठीक है, तो वेक्टर को जो एग्जैक्ट डिफिनेशन हुई वो ये हुई कि वे राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा तो होनी ही चाहिए और वे वेक्टर रूल को फॉलो भी करें। ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती। वेक्टर रूल क्या है आपका, जैसे एडिशन के लिए त्रिभुज का नियम है या फिर समांतर चतुर्भुज का नियम है, तो अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से जुड़ रही हैं या सिंपल मैथमेटिक्स से घट रही हैं, तो ऐसी राशियों को फिर वेक्टर नहीं कहा जाएगा, भले उसमें चाहे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों। तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ कुछ ऐसा ही होता है। पर फोर्स है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है और ये सभी वेक्टर रूल को फॉलो भी करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब उसके बाद हम वेक्टर को तो समझ गए, तो मतलब ऐसी राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े और वो वेक्टर रूल को फॉलो भी करें, तो ऐसी राशियों को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद बात ये आती है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई राशि है तो वो वेक्टर है या फिर स्केलर है। यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से कुछ वेक्टर भी होती हैं और कुछ स्केलर भी होती हैं। तो अगर हमको वेक्टर को और स्केलर को दोनों लिखना है तो कोई उसको देखकर कैसे समझेगा कि ये वेक्टर है या फिर कैसे समझेगा कि स्केलर है। तो उसके लिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है, मतलब वेक्टर को एक सिंबल की तरीके से उसको अलग पहचान दे दी गई है, तो उसी से हम पहचान लेते हैं कि ये वेक्टर है। ठीक है, तो अगला आपका जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का निरूपण, सदिशों को किससे हम निरूपित करेंगे, ये आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सदिशों को किससे निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर सदिशों को रिप्रेजेंट करने के लिए या सदिशों को प्रदर्शित करने के लिए या निरूपित करने के लिए हम दो तरीका अपनाते हैं। एक है जियोमेट्रिकल मेथड, यानी सदिशों को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है या सदिशों को निरूपित करने की दो विधियां हैं। फर्स्ट है आपका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो देखिए ये जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जियोमेट्रिकल मतलब ज्यामिति में हम क्या पढ़ते हैं, देखिएगा ज्यामिति में हम पढ़ते हैं पॉइंट पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं, सरफेस पढ़ते हैं, वॉल्यूम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो जियोमेट्रिकल मेथड में हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का साइन यूज करते हैं, यानी तीर को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, हाँ वही तीर जो भगवान राम वाली तीर थी। ठीक है, जो ये तीर होती है, ये तीर का जो निशान होता है, इसी का हम प्रयोग करते हैं जियोमेट्रिकल मेथड में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये इसको ही हम क्यों लिए, तो देखिएगा इस
तीर के निशान में दोनों चीज़ें हैं। एक तो इस तीर में कुछ न कुछ लंबाई है। ये लंबाई का मतलब कोई माप होगी उसकी, और उस माप यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उसको तो हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। और इस तीर में डायरेक्शन भी होती है। कोई भी एरो बना दिया जाए, एक हमने ऐसे एरो बना दिया, एक किसी ने ये एरो बना दिया, तो सब एरो में एक डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर में भी दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है जिसमें हम एरो का यूज लेते हैं, मतलब एरो का मदद लेते हैं। तो इस एरो में जो एरो की लेंथ होती है, मतलब जो तीर होती है, उस तीर की जो लंबाई होती है वो सदिश का परिमाण कहलाती है। मतलब वेक्टर को हम किससे दर्शाते हैं? तीर के निशान से, जिसमें तीर की लंबाई जो होती है उसको हम कहते हैं सदिश का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। जो तीर की लंबाई होती है, जितनी लंबाई होगी, एक हम उचित पैमाना मान लेंगे और उसकी लंबाई को माप लेंगे। अगर उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर आएगी तो हम मानेंगे कि वो जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 10 होगा, ठीक है। तो तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा। और जो दूसरी चीज़ है तीर की दिशा यानी उसकी जो नोक है, नोक, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन तीर की दिशा है वो होगी सदिश की दिशा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर है उसको हम तीर के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें तीर की जो लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है, और जो तीर की दिशा होती है यानी जिस डायरेक्शन में उसकी नोक होती है वो डायरेक्शन हो जाती है वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये जो तीर है ये आपको दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ क्या? डायरेक्शन। तो ये तो एक पुराना मेथड है, इसको हम ये बहुत ज़्यादा हमारे यूज में नहीं आता, क्योंकि देखिएगा जितने भी वेक्टर होंगे हम कितना तीर की लंबाई नापते रहेंगे, कहाँ कहाँ मीटर पैमाना लेकर के हम दौड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा कम यूजफुल हो पाया। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को बहुत ज़्यादा हमारे पास वेक्टर्स हैं तो सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बड़ा बड़ा तीर कहाँ से बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हालांकि है एक तरीका, ये भी है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चैप्टर के लास्ट में हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस मेथड से भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है ज्योमेट्रिकल मेथड यानी ज्यामितीय विधि है। नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक मेथड यानी सांकेतिक निरूपण। तो जो आज मतलब वर्तमान समय में फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में काम आता है मेथड हमारा, वो होता है सिंबॉलिकल मेथड यानी सांकेतिक निरूपण, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सांकेतिक निरूपण, तो ये देखिएगा सांकेतिक निरूपण क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको? सांकेतिक निरूपण, ठीक है। तो सांकेतिक निरूपण में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ भी हम तीर का ही प्रयोग करते हैं, पर यहाँ तीर की कोई हम पैमाना बना करके उसकी लंबाई को नहीं मापते हैं। हम एक छोटा सा तीर के सिंबल को ले लेते हैं, जो कि ये तीर का सिंबल है, प्रतीक है। अब इसकी लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब दिखाने का तरीका क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारा? जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स को हम फिजिक्स में फोर्स के पहले लेटर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? उसी के ऊपर ये एरो का सिंबल बना देंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया सांकेतिक निरूपण में हम तीर को, मतलब तीर का संकेत उसी के हेड पर बना देंगे जो उसका प्रतीक होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे कि मान लीजिए टॉर्क है, क्या है? टॉर्क है। तो टॉर्क यानी बलाघुण जो है आपका, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ग्रीक संकेत है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
टाउ से, तो इसी के ऊपर अगर हम छोटा सा एरो का सिंबल बना देंगे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो टॉर्क है ये भी क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, और ये जो वेक्टर होते हैं ये तो पूरा फुल वेक्टर है आपका। एक और सिंबल होता है कैप, ये तो एरो है, ये क्या है, तीर का निशान है ये। ठीक है, तीर का निशान, ये एरो बना हुआ है। एक होता है कैप, कैप मतलब टोपी, इस टाइप का। अब कैप का प्रयोग किस में करते हैं हम, एक यूनिट मतलब एक वेक्टर का टाइप होता है, प्रकार होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो अगर कहीं यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। जैसे मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ कैप से। मतलब अगर किसी भौतिक राशि के सिंबल के ऊपर कैप का निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब वो भी है वेक्टर ही, पर वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टार्क का अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो टाउ के ऊपर हम क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। तो ये जो कैप का सिंबल है ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हो गए। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है काइंड्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाइएगा, नेक्स्ट सदिश के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, काइंड्स ऑफ वेक्टर या वेक्टर्स लिख दीजिए, सदिशों के प्रकार हमको पढ़ने हैं। तो देखिएगा, जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो प्रकार की है, एक तो स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक उसी तरह ये जो वेक्टर हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सियल वेक्टर और दूसरा होता है पोलर वेक्टर। ठीक है, तो ये जो सदिश होते हैं ये आपके मुख्यतः कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय सदिश, और जो दूसरा है आपका वो होता है पोलर वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर। तो ये जो पोलर वेक्टर होता है उसको हम देखिएगा, पहले हम दोनों को बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक्सियल मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी किसी एक्स के एलोंग होगी। अब एक्स क्या होगी, एक लाइन होगी। ठीक है, तो उस पर बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, यानी ये किसी पॉइंट्स के एलोंग नहीं होगी बल्कि इसकी जो डायरेक्शन होगी किसी एक्स के एलोंग होगी। जैसे कि टॉर्क है, टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी एक पॉइंट के एलोंग ना होकर के एक एक्सिस के एलोंग होती है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, यानी वे सदिश जिनकी दिशा किसी स्थिर अक्ष के अनुदिश होती है, ऐसे सदिशों को हम कहते हैं अक्षीय सदिश। ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश। जैसे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो टाउ है आपका ये क्या है, टॉर्क, ये एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी भी आपकी क्या है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्या है आपका एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर मतलब होता है, इसको कहते हैं ध्रुवीय सदिश। तो ध्रुवीय सदिश क्या होता है, वे सदिश या वह सदिश जिसकी दिशा किसी एक स्थिर बिंदु की ओर होती है या जिसका क्रिया बिंदु किसी एक स्थिर बिंदु से होकर गुजर रहा हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स यानी बल, बल जो है आपका पोलर वेक्टर होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी पॉइंट के एलोंग होती है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी से वेग,
तो वेग भी क्या है आपका एक्सियल वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट पोलर वेक्टर है क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन एक पॉइंट के अलोंग होती है। तो जिन सदिशों की दिशा किसी स्थिर बिंदु के अनुदिश होती है, किसी स्थिर बिंदु की ओर होती है, ऐसे सदिशों को कहते हैं ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर। और जिन वेक्टर की डायरेक्शन किसी स्थिर अक्ष के अनुदिश होती है उस वेक्टर को कहते हैं एक्सियल वेक्टर या अक्षीय सदिश। तो चलिए आज के वीडियो में बस